सुगम भारती हिंदी की बुक क्लास 4th के बच्चों के लिए कक्षा 4थी पाठ 12 विश्वास की डोर। तो इस पाठ को हम शुरू कर रहे हैं। पाठ 12 विश्वास की डोर। इस पाठ को लिखा है सूर्यकांत नागर जी ने। इस पाठ में हम विश्वास, ईमानदारी जैसे भाव को हम सीखेंगे कि वो क्या होते हैं, और शब्द के एक से अधिक अर्थ, मुहावरे, शब्दों का मुहावरों में प्रयोग और वचन के बारे में हम सीखेंगे। तो पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। निमाड़ की धरती के बेटे भोला किसान को अपने छोटे से खेत में उगने वाली कपास, जिसे वह सफ़ेद सोना कहता है, का ही सहारा था। निमाड़ की धरती, ये निमाड़ क्या है? निमाड़ है भारत के एक प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक ये क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसमें ये खंडवा, वड़वानी वगैरह आता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है निमाड़ की धरती, मतलब निमाड़ क्षेत्र में रहता है एक भोला किसान, और किसान को धरती के बेटे, हम सभी धरती के ही बच्चे हैं, तो इसीलिए वह उसे धरती का बेटा कहा गया है। निमाड़ की धरती के बेटे भोला किसान को अपने छोटे से खेत में उगने वाली कपास, तो इसे समझ में आ रहा है कि भोला किसान अपने खेत में क्या उगाता था? कपास। अब ये कपास क्या होता है? कपास वही होता है कॉटन, रुई, जिससे कपड़े बनते हैं, तकिया बनती है ना। तो यहाँ पर कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि निमाड़ में कपास की अच्छी फसल होती है, और इसी फसल के सहारे वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है, तो उनको इस कपास का ही सहारा था। उनकी तमाम उम्मीदें कपास की फसल पर ही टिकी रहती है। किसान की उम्मीदें किस पर टिकी रहती है? अपनी फसल पर। अपने खेत में वो जो भी फसल लगाता है कि उसका अच्छा उत्पादन हो, जिससे वह उसको बाजार में बेच पाए, उसी पर उसका पूरा साल निर्भर करता है। पिछले बरस कीड़े लग जाने से फसल हल्की पतली हुई थी, तो उसे कुछ दिन दूसरे के खेत में मजदूरी करनी पड़ी थी, और बेटी का ब्याह अगले बरस के लिए टालना पड़ा था। पिछले साल क्या हुआ था भोला किसान के यहाँ? कीड़े लग गए थे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लग गए थे। तो हल्की पतली का मतलब हुआ था कि बहुत कम उत्पादन हुआ था, मतलब जितनी लागत लग गई उतना तो उत्पादन ही नहीं हुआ, या उसके बराबर, मतलब उसे मुनाफा नहीं हुआ। क्योंकि जब तक मुनाफा नहीं होगा तो अगले फसल की तैयारी कैसे होगी, और उसका खुद का गुजर बसर कैसे होगा, आजीविका कैसे चलेगी। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि उसे खुद का खेत होते हुए भी दूसरे के खेत में मजदूरी करनी पड़ी थी। और उसकी बेटी की भी शादी थी, वह उस साल अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया, क्योंकि शादी करने में खर्च लगता है, और उसके पास तो रुपए नहीं थे फसल खराब हो जाने के कारण, और उसे अपनी बेटी की शादी को अगले साल के लिए टालना पड़ा था। टालना मतलब पोस्टपोन करना पड़ा था। तो बरस मतलब साल। इस बार फसल बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं हुई थी। इस साल का क्या हाल था कि फसल बहुत अच्छी नहीं हुई थी, बस लागत ही निकली थी। 10 कोस का कच्चा रास्ता तय कर बैलगाड़ी में कपास भर वह शहर की मंडी में आया था सेठ रामदास के यहाँ कपास बेचने। तो 10 कोस मतलब उसके घर से 10 कोस के रास्ते पर उसने क्या किया? बैलगाड़ी में सारा कपास रखा, उस साल जितनी भी हुई थी, और 10 कोस की दूरी के बाद एक शहर की मंडी में सेठ रामदास हैं, जिनके यहाँ वो कपास बेचने गया। बरसों से वह रामदास को ही अपना कपास बेच रहा था। तो कई बरसों से वो रामदास को ही अपना कपास बेच रहा था, तो उसने सेठ रामदास को वो कपास बेचने के लिए चला गया। गांव लौटने पर, मतलब बेचकर आया और वापस गांव आया जब वो शहर की मंडी से, उसके बेटे ने कपास के वजन और पैसे की पर्ची देखी, तो उसने आश्चर्य से पूछा। तो उसके बेटे ने देखा कि कितने का कपास बिका, कैसे बिकता था। पहले सेठ रामदास के पास बड़े बड़े तराजू थे, उसमें वो गाड़ी से उतार कर कपास तुलवाते थे, और जितना कपास तुलता था उस हिसाब से वो सभी किसानों को पर्ची बना देते थे और भुगतान करते थे, मतलब पे करते थे। तो गांव जैसे ही लौटा तो किसान के बेटे ने उस पर्ची को देखा कि इस साल कितनी रकम मिली है। तो उसने आश्चर्य से पूछा, बापू
अपना कपास तो इतना था ही नहीं, पर्ची में वजन भी ज़्यादा लिखा है और दाम भी ज़्यादा लिखे हैं। तो उसने बोला कि बापू, इसमें जितना वजन लिखा है मतलब हमारा कपास तो बहुत कम था, लेकिन इसमें ज़्यादा वजन लिखा है और उस हिसाब से कीमत भी ज़्यादा है। तो भोला ने गांठ से निकाल कर रुपए गिने तो सचमुच ज़्यादा थे। अब भोला क्या करता था, जितने सेठ रामदास ने दिए और पर्ची दी, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो वो क्या करता था, जल्दी से एक कपड़े में रख कर सब कुछ और गांठ बांध के रख लेता था, पैसे और जेब में पर्ची। तो उसने गांठ खोला और रुपए गिने तो उसने बोला, हाँ रुपए तो ज़्यादा है, इतने पैसे तो उसे अच्छी फसल के दिनों में भी कभी नहीं मिले। लगता है किसी दूसरे किसान की गाड़ी का वजन भूलवश उसकी पर्ची में लिख दिया गया है। मतलब कोई दूसरा किसान की गाड़ी का ये वजन हो गया और गलती से उसकी पर्ची का वजन इसमें लिख दिया, जिससे उसको ज़्यादा पेमेंट हो गई है। वह बेचैन हो उठा, रात भर ठीक से न सो सका, बार बार करवटें बदलता रहा। गांठ में बंधे रुपए उसे कीड़े की तरह काटते रहे। कीड़े की तरह काटने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि उसे ये लग रहा था कि ये रुपए, जो एक्स्ट्रा रुपए मिले हैं, मेरे नहीं है, मेरे पास नहीं रहने चाहिए। मतलब उसे वो मन में खराब लगता रहा। यही अर्थ है यहाँ कीड़े की तरह काटने का। उसे चिंता बरसों के अर्जित विश्वास की थी, क्योंकि वो सेठ रामदास जी के यहाँ बहुत सालों से कपास बेच रहा था और वहाँ एक अच्छा विश्वास बना हुआ था। तो उसे मन ही मन ये लग रहा था कि गलती से सेठ रामदास जी ने पैसे दे तो दिए हैं, उनका हिसाब मिल नहीं पा रहा होगा, बाद में उन्हें पता चला कि ये पैसे ले गया तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो उसे जो विश्वास उसने हासिल किया है, उसको उस विश्वास की चिंता हो रही थी। अगली सुबह उसने बैलगाड़ी जोती और निकल पड़ा सेठ रामदास से मिलने। तो अगली सुबह उसने क्या किया, बैलगाड़ी उठाया और सेठ रामदास से मिलने चला गया सुबह ही सुबह। तो घर वालों ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, जब भी शहर जाओ तो रकम लौटा देना, यो भी मुन्नी का ब्याह सिर पर है। तो घर वालों ने क्या कहा कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, शहर जाना आना तो लगा रहता, अगली बार जब जाना होगा तब लौटा देना पैसा, वैसे भी घर में शादी का घर है और घर में बहुत सारे काम हैं। अब ब्याह सिर पर होना, ये भी एक मुहावरा है। सिर पर होना मतलब अभी ही वह कार्य का बोझ होना। उधार मानकर रख लो, तो अभी जो रुपए है वो उधार मानकर रख लो, उपयोग कर लो, बाद में लौटा देना, घर वालों का ये कहना बना। तो सेठ जी को बता देना और बाद में चुका देना। घर वालों ने ऐसा कहा उससे, मगर भोला अजीब सी उत्तेजना, बेचैनी और उतावलेपन से भरा था। मतलब उसको बड़ी चिंता हो रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि कब वो उन रुपयों को लौटा दे। तो सुबह 9 बजे वह सेठ की देहरी पर था। उसने पर्ची और रुपए सेठ के आगे रख दिए। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, कल तेरे जाने के बाद गलती पकड़ में आ गई थी, पर तुझे इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। बीच में जब भी आता हिसाब हो जाता, वरना अगली फसल पर तो तुझे आना ही था। भोला की आंखें डबडबा आई। वह कुछ कहने को हुआ, मगर होठ और जबान ने साथ नहीं दिया। होठ और जबान का साथ नहीं देने का यहाँ पर मतलब है कि वो कुछ कहना भी चाह रहा था, लेकिन उसका दिल इतना भर आया था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आंखों में आंसू आ गए थे कि सेठ जी को मेरे ऊपर इतना विश्वास है। सेठ जी ने कहा, भोला तू निरा पागल है। निरा पागल मतलब बहुत पागल है तू, और मतलब बहुत ही भोला भी है। तूने विश्वास की डोर को इतना कमजोर कैसे मान लिया। याद है तुझे, 2 बरस पहले मतलब 2 साल पहले हिसाब की भूल के कारण तुझे 500 रुपए का कम भुगतान हुआ था, और तू हमेशा की तरह बिना गिने रुपए गांठ में बांध कर चला गया था। भूल पकड़ में आते ही मैंने अगले दिन नौकर के हाथ 500 रुपए तेरे पास भिजवा दिए थे, इसलिए मैं भी अगले दिन ही आ गया। विश्वास की डोर मेरी ओर से कमजोर क्यों हो, भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सेठ जी ने बताया कि जब मैंने तुझे कम रुपए दे दिए थे तो मैंने अगले दिन नौकर से भिजवाए थे, तो उसने बोला कि इसीलिए मैं भी अगले ही दिन आ गया। जब आपने मुझे कम रुपए दिए और अगले दिन भिजवा दिए, तो यदि मैं ज़्यादा रुपए ले गया हूँ तो मैं भी अगले ही दिन आ गया, क्योंकि रात में तो देर हो गई थी ना। तो मैं भी अगले ही दिन आ गया, क्योंकि आपकी विश्वास की डोर बंधी
हुई जो है मेरे साथ उसको मैं कमज़ोर क्यों होने दूँ। भोला ने ऐसा मुस्कुराते हुए कहा। तो ये था पाठ। इसमें हमें विश्वास और ईमानदारी की प्रेरणा मिलती है। शब्दार्थ इसके कर लेते हैं। तमाम, तमाम का मतलब होता है सारी। हल्की पतली, कमजोर, बेचैन, परेशान। उतावलापन का अर्थ होता है जल्दबाजी। निरा मतलब बिल्कुल, कहा ना, तो निरा पागल है मतलब बिल्कुल पागल है। अनुभव विस्तार का फर्स्ट है, पढ़िए समझिए और लिखिए। ब हलंत प्लस या प्लस ह, ये बना आधा ब, या में आ की मात्रा और ह ब्याह। इसी तरह से ये है कच्चा, पिछले पाठ से हम करते ही आ रहे हैं ये ही वर्णों को मिलाना। और रास्ता, क्योंकि यहाँ पर सा में हलंत है, जहाँ जहाँ भी हलंत है वो अक्षर आधे हो जाएंगे। जैसे यहाँ हो गया आश्चर्य, रा के साथ क्या होता है कि रा च और या के साथ वो चर्य हो जाएगा, तो या पर वो रेफ बन जाएगा, आश्चर्य। नंबर ख, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोला किसान अपने खेत में उगने वाली कपास को क्या कहता था? वो कहता था सफेद सोना। किसी दूसरे किसान की गाड़ी का वजन भूलवश या सोच समझकर उसकी पर्ची में लिख दिया गया, भूलवश। गांठ में बंधे रुपए, अधिक रुपए उसे चींटी की तरह या कीड़े की तरह काटते रहे, तो उत्तर है कीड़े की तरह काटते रहे। भोला अजीब सी उत्तेजना, बेचैनी और उतावलेपन या पागलपन से भरा था, तो वह भरा था उतावलेपन से। यानी उत्तेजना, बेचैनी और उतावलेपन मतलब बहुत बेचैनी थी, जल्दबाजी थी। भोला सुबह 10 बजे या 9 बजे सेठ की देहरी पर था, तो वह था 9 बजे। नंबर 2, बताइए भोला कहाँ रहता था? ये ओरल क्वेश्चन आंसर है, आपको सिर्फ इसके आंसर देना है। भोला निमाड़ में रहता था। भोला कपास बेचने कहाँ गया? भोला कपास बेचने सेठ रामदास के पास गया। भोला का कपास किसने खरीदा? भोला का कपास सेठ रामदास ने खरीदा। भोला ने रुपए किस में रुपए बांधे थे? भोला ने रुपए कपड़े की गांठ पे बांधे थे, जो गमछा या कुछ भी हो सकता है। लिखिए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न का, भोला की उम्मीदें किस पर टिकी थी? उत्तर, भोला की उम्मीदें कपास की फसल पर टिकी थी। ख, भोला को अपनी बेटी का ब्याह कब तक टालना पड़ा? तो भोला को अपनी बेटी का ब्याह अगले वर्ष, ब्याह यानी विवाह अगले वर्ष तक के लिए टालना पड़ा। सेठ जी से क्या भूल हुई थी? उत्तर, सेठ जी ने भूल से दूसरे किसान की गाड़ी का वजन भोला की पर्ची में लिख दिया था और उसके अनुसार अधिक रकम दे दिए थे या अधिक भुगतान उसे कर दिए थे। प्रश्न घ, भोला ने अधिक रकम मिलने पर क्या किया? उत्तर, भोला को जैसे ही समझ में आया कि उसे कपास की ज्यादा रकम मिल गई है, तो अतिरिक्त रकम लौटाने के लिए अगले दिन सुबह 9 बजे वह सेठ रामदास के यहाँ पहुंच गया। अब करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में है शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो ये डिक्टेशन की तरह हो सकता है, कोई भी आपको बोलेगा और आपको ये कॉपी में अपने मन से लिखना है, फिर चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। ब्याह, बैलगाड़ी, कच्चा, आश्चर्य, विश्वास, अर्जित, आँच और गांठ। नंबर 5, पाठ में आए अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। अब आप जानते हैं कि शब्द अनुस्वार और अनुनासिक वाले होते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है अम की बिंदी वाले और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी वाले। जैसे गांव आया, गांठ, बांधे, आंखें, पांच, बांधकर, बंधे, इस तरह के शब्द आए हैं ना जिसमें चंद्र बिंदी है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अनुनासिक शब्द। नंबर 6, शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। गांठ या गाठ, तो गांठ है। देखिए, चंद्रबिंदी होने से हम नाक का भी यूज करते हैं बोलते समय। ब्याह या ब्याह, तो ये सही शब्द है। विवाह के लिए सही शब्द है ब्याह। पर्ची, या ये पर्ची ऐसे लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, तो आपको पता है कौन सा वाला सही है, पहला वाला पर्ची। चिन्ता या चिंता, आधा ना उपयोग करना है, चिंता।
इसे ची पर अम की बिंदी लगाकर भी लिखा जा सकता था। विश्वास या विश्वास विश्वास, तो ये बी है, ये वी है, ये विश्वास है, ये विश्वास है। तो बा नहीं, वाह हम इसमें उपयोग करेंगे, वजन वाला बा। तो ये हो गया विश्वास। नंबर 7, मुहावरों के अर्थ तालिका में गलत क्रम में लिख दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। इस पाठ में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे शब्द आए जिन्हें हमने मुहावरे कहे। मुहावरे क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सच में इसमें जो क्रिया होती है वो की नहीं जाती है, लेकिन उसका कुछ अर्थ होता है, उसका कोई दूसरा मतलब होता है बोले जाने पे। जैसे करवटे बदलना, तो करवटे बदलना का मतलब है बेचैन होना। आंखें डबडबाना, आंखें डबडबाना का मतलब है यहाँ पर दुखी होना या दिल भर आना भी होता है। उतावला होना, इसका मतलब है जल्दबाज होना। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे गाड़ी, गाड़ियाँ, यानी सीधी सी बात है एक वचन से बहुवचन बनाइए। और जब भी हम देखते हैं कि आखिरी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो वही मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और या में चंद्र बिंदी लग जाती, जो अभी हमने पढ़े थे। पर्ची, पर्चियाँ, लड़की, लड़कियाँ, डोरी, डोरियाँ, गलती, गलतियाँ। नंबर 9, दिए गए वाक्यों में से रेखांकित मतलब अंडरलाइंड शब्दों के सही अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर हमें क और ख दो वाक्य दिख रहे हैं। इसमें दो शब्दों के नीचे नीचे अंडरलाइन है और हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं। वाक्य को पढ़ते हैं और फिर इनके अर्थ समझते हैं कि इनके अर्थ क्या मतलब होंगे। कल से पानी बरस रहा है, मतलब यहाँ रेन हो रही है, रेन की बात हो रही है ना, और बारिश होने की बात हो रही है। भोला को अपनी बेटी का ब्याह अगले बरस पर टालना पड़ा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बरस का मतलब है बरसना, पानी गिरना। मतलब यहाँ बरस का मतलब है बरसना यानी पानी का गिरना, जो बारिश हो रही है उससे मतलब है। और यहाँ अगले बरस तक टालना पड़ा, अगले बरस मतलब अगले साल या अगले वर्ष तक। तो यहाँ बरस बरस एक से शब्द का यूज हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में उसकी मीनिंग डिफरेंट है। यानी दोनों वाक्यों में अंडरलाइन वर्ड मतलब रेखांकित शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? आपको पेयर ऑफ सेंटेंसेस मतलब शब्द मतलब वाक्यों के युग्म जोड़े दिए गए हैं, उसमें जिसमें अंडरलाइन है उनके मतलब यहाँ पर लिखना है। तो क जो है हिमालय उत्तर दिशा में है, तो यहाँ उत्तर का मतलब है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से एक दिशा। बालकों ने उत्तर दिया, यहाँ उत्तर का मतलब है जवाब, मतलब आंसर। क आपने अपने सिर पर क्या रखा है? यहाँ सिर का मतलब है शरीर का एक अंग, मतलब हेड। और मुन्नी का ब्याह सिर पर है, सिर पर है मतलब बिल्कुल बहुत नजदीक है और अभी इसके लिए कोई काम करना है, मतलब सिर पर है। अब करने की बारी। इस कहानी को याद करके कक्षा में सुनाइए। भोला किसान की जगह आप होते तो क्या करते? और क्या आप कभी आपके साथ भूलवश कम या अधिक पैसों का लेन देन हुआ है? ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? कक्षा में ईमानदारी से संबंधित प्रसंग सुनाइए और अपने साथियों से सुनिए। तो ये आपका सेल्फ वर्क है। तो इस तरह से हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।